हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपांशी तिवारी और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये पार्ट 2 रहेगा अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की लेक्चर सीरीज का। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने प्रियम्बल पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। उसमें हमने टू वर्ड्स देखे थे। टू वर्ड्स कौन से थे वो? फर्स्ट इज टू डिफाइन, सेकंड इज टू अमेंड। These two words are the objective of Transfer of Property Act 1882। अब हम इसके 4 पॉइंट्स और देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव से ही डील करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड्स अ डेफिनाइट, क्लियर एंड यूनिफॉर्म लॉ। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड करता है डेफिनाइट, क्लियर एंड यूनिफॉर्म लॉ फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज मीन्स इंटर विवोस ट्रांसफर। इंटर विवोस ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर बिटवीन द लिविंग पर्सन्स। ओके, सेकंड point is the act has modified and made changes in some of the rules which existed before its enactment। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के इनेक्ट होने से पहले जो कोई भी रूल्स एग्जिस्ट कर रहे थे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें कई सारे चेंजेस लाए गए एंड उसको मॉडिफाई भी किया गया। और दीज चेंजेस आर नॉट अगेंस्ट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया। वो ऐसे चेंजेस नहीं थे जो कि अगेंस्ट में हो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के, इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से। वो एकदम सुटेबल थे इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से। ओके, थर्ड पॉइंट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कंप्लीटेड द कोड ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इनेक्ट हुआ था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में इनेक्ट हुआ था। इन दोनों के बीच 10 साल का डिफरेंस था। इस 10 साल के डिफरेंस में जब कोई भी ट्रांसफर होता था इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा एक कोई भी ट्रांसफर किया जाता था प्रॉपर्टी का, उसमें कोई भी ऐसा पर्टिकुलर लॉ नहीं था जो कि ट्रांसफर से डील करे इस 10 साल के बीच में। तो जब भी कोई ट्रांसफर किया जाता था वो इन नेचुरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ट्रांसफर किया जाता था इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें थे इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इन तीन के बेसिस पे ट्रांसफर किया जाता था। जब हमारा लॉ इनेक्ट हुआ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का 1882 में, जब ये लॉ इनेक्ट हुआ तब सारे जो रेगुलेट किए जाते थे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के फर्दरेंस में जो भी ट्रांसफर किए जाते थे, वो सारे रेगुलेट होने लग गए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। ओके, फोर्थ पॉइंट इज बाय मेकिंग प्रोविजन ऑफ इंटर विवोस ट्रांसफर। जब ये कॉन्सेप्ट आया कि इंटर विवोस ट्रांसफर से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डील करेगा। इंटर विवोस ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर बिटवीन द लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन्स, जितने भी लिविंग पर्सन हैं उनके बीच ही ट्रांसफर होगा। कोई भी ऐसा ट्रांसफर नहीं होगा, चाहे वो अनबॉर्न चाइल्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो बंदा पैदा ही ना हुआ हो, चाहे वो बंदा मर गया हो, उस पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। ये एक्ट साफ साफ कहता है। तो टीपीए ये इनेक्टेड अ लॉ पैरेलल टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ। जो भी टेस्टामेंट्री और इंटरस्टेट ट्रांसफर से रिलेटेड लॉज थे, ये उनके पैरेलल था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उनके पैरेलल था, क्योंकि ये विल जैसे लॉज से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील नहीं करता था। अब हम इंटर विवोस ट्रांसफर का मतलब देख लेते हैं। ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। ट्रांसफर जो कि होता है टू लिविंग पर्सन्स के बीच, उसको इंटर विवोस ट्रांसफर कहते हैं। Scope of Transfer of Property Act 1882। फर्स्ट पॉइंट इज नॉट एग्जॉस्टिव। नॉट एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि ये कंप्लीट लॉ नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक कंप्लीट लॉ नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक कंप्लीट कोड नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक कंप्लीट लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंडिया में सारे होने वाले ट्रांसफर से डील नहीं करता है। ये सिर्फ डील करता है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज से। सेकेंड पॉइंट इज ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इज एक्सक्लूडेड। जहां कहीं भी ट्रांसफर हो रहा हो लॉ के द्वारा, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से बाहर होगा। ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का एक मतलब हम ले लेते हैं, एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ट्रांसफर बाय विल, वसीयत के द्वारा जब कभी भी कोई भी ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉपर्टी का, तो ये ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर आएगी। थर्ड पॉइंट इज ट्रांसफर मेनली ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसा कि आप सबको पता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मेनली डील ही करता है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से। जो भी मूवेबल ट्रांसफर्स होते हैं वो डील किए जाते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से। फोर्थ पॉइंट इज मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 129 पढ़ेंगे तो वहां एक साफ साफ लिखा है कि जब कभी भी कोई भी गिफ्ट के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब गिफ्ट के द्वारा कोई भी ट्रांसफर किया जाएगा मुस्लिम के द्वारा, ठीक है, तो सेक्शन 129 ये साफ कहता है कि ये जो भी गिफ्ट का लेन देन होगा वो
मुस्लिम्स लॉ के पर्सनल लॉ से डील किया जाएगा, मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ से डील किया जाएगा जो कि है लॉ ऑफ हिबा। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज टेरिटोरियल लिमिटेशन। टेरिटोरियल लिमिटेशंस में बस इतना ही है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट स्टेट ऑफ पंजाब में अप्लाई नहीं होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अपने इंडिया में ना ब्रिटिश राज आने से पहले जब कभी भी कोई भी ट्रांसफर किया जाता था प्रॉपर्टी का, तब चाहे वो हिंदूज के द्वारा ट्रांसफर किया जाता हो चाहे मुस्लिम्स के द्वारा ट्रांसफर किया जाता हो प्रॉपर्टी, वो गवर्न किए जाते थे उनके पर्सनल लॉज से। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहां पे कोई एक पर्टिकुलर लॉ ही अवेलेबल नहीं था जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से डील करे। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट लेना चालू हो गए इंडियन लीगल सिस्टम में, वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए अपने इंडियन लीगल सिस्टम में। उन्होंने ना कई सारे इनफॉर्मल कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए, लेकिन इनफॉर्मल कोर्ट्स तो एस्टेब्लिश कर दिए लेकिन उसमें एक कमी थी। क्या कमी थी? वहां पे कोई भी एक क्लियर और कंक्रीट लॉ ही नहीं था। क्लियर और कंक्रीट लॉ ही नहीं था एज कंपेयर टू द लॉ विच वॉज प्रिवेलिंग इन इंग्लैंड। तो यही सब देख के हाई कोर्ट्स ने एक नीड जाहिर करी, हाई कोर्ट्स को जरूरत लगी कि देयर इज अ नीड फॉर क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक एक्ट्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो उनको लगा कि यहाँ एक जरूरत है कि एक एक्ट बनाया जाए, एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया जाए जो कि डील करे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से। क्योंकि जब भी हम गुड कंसेंस, इक्विटी और जस्टिस के बेसिस पे कोई भी जजमेंट देते हैं तो देयर इज अ चांस टू it will creates a lots of uncertainties। तो ये बहुत सारी uncertainties भी create कर रहा था अगर हम इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे कोई भी ऐसा जजमेंट देते हैं तो प्रिवी काउंसिल ने ये नोट किया कि अनसर्टेनिटीज हो रही हैं, तो उन्होंने अथॉरिटी को बोला कि एक इस पे इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ कमीशन विच वाज अपॉइंटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने जो अपॉइंट किया था फर्स्ट लॉ कमीशन टू रिमूव सच अनसर्टेनिटीज ऑन द मैटर ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। द ड्राफ्ट वाज रीसेंट टू इंडिया। ड्राफ्ट इंडिया में भेजा गया आफ्टर सर्टेन अमेंडमेंट्स और इसको इंट्रोड्यूस किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1877 में। फिर द ड्राफ्ट वाज सेंट टू द सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में भेजा तो गया लेकिन वो रिवर्स कर दिया गया। क्यों रिवर्स किया गया? क्योंकि उसको पब्लिक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था। फिर द बिल वाज रीड्राफ्टेड बाय द सेकंड लॉ कमीशन। सेकंड लॉ कमीशन ने बिल को रीड्राफ्ट किया। रीड्राफ्ट करने के बाद इसके कई प्रोविजंस जो थे, इसके थोड़े बहुत प्रोविजंस जो थे इंग्लिश लॉ से लिए गए थे, इंग्लिश लॉ से बोरो किए गए थे। फिर कई सारे अमेंडमेंट्स होने के बाद जो कि सेकंड लॉ कमीशन ने जो अमेंडमेंट्स किए थे बिल में, उसके बाद देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ द लॉ। देयरफॉर एक स्पेशल कमेटी बनाई गई, स्पेशल कमेटी अपॉइंट करी गई टू मेक सच अमेंडमेंट्स, इस अमेंडमेंट्स को करने के लिए इन द प्रिवेलिंग एक्ट। सो दैट वेरियस अमेंडमेंट्स वर मेड इन द एक्ट। कई सारे अमेंडमेंट्स होंगे तो एक्ट का स्कोप बढ़ेगा, एक्ट का स्कोप एक्सपेंड होगा और कई सारे ऐसे एग्जिस्टिंग एरर होंगे जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम अगर हम अमेंडमेंट्स करते रहेंगे एक्ट्स में तो एक जो एग्जिस्टिंग एरर्स रहेंगे एक्ट्स में तो वो एक रिमूव होते जाएंगे टाइम टू टाइम।